शाहजेब साहब, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है और अब जो बेयकीनी की सूरत हाल थी और जिसकी वजह से जो आपने बताया कि बिजली की पैदावार में भी कमी थी क्योंकि हुकूमत इंपोर्ट बचा रही थी, तो वो भी जो फर्नेस ऑयल LNG वगैरह इतना नहीं मंगवा रही थी, तो वो सारे मसले अब हल हो गए हैं और अब हमको एक रास्ता नज़र आ रहा है कि जिस रास्ते पे हम जाएंगे तो इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। तो अब डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है। जो आप देख रहे हैं खबरें कि 10-12 रुपया मजबूत हुआ है रुपया डॉलर के मुकाबले में, वो इसी वजह से हुआ है ना कि जो बेयकीनी की सूरत हाल थी वो ख़त्म हो रही है। मगर जो मूडीज़ है, फिच है, वो अभी भी कह रही है कि खतरा टला नहीं है। पाकिस्तान को जो अगले माली साल की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं 5-6 अरब डॉलर्स तो हमें इसी माह जुलाई में मिल जाएंगे, 9 अरब डॉलर्स पर स्टेट बैंक के ज़खायर चले जाएंगे। आपको लग रहा है कि अब कोई बैरूनी फाइनेंसिंग से निपटने के लिए अगले माली साल में, इस माली साल में जो शुरू हो गया, उसमें कोई इशू नहीं? देखिए, हर माली साल में पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर तकरीबन देने हैं, 1 आध बिलियन ऊपर नीचे हर माली साल में। और क्योंकि हम पैसे ही कमा के नहीं दे रहे, हम कर्ज लेके दे रहे हैं IMF से हो या दीगर ममालिक से, तो हमको ये हर परपेचुअली देने पड़ेंगे। हमको इसके बाद इस 9 महीने के अरेंजमेंट के बाद एक और IMF के प्रोग्राम में जाना होगा, लेकिन अब इतना वक्त आ गया है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं, नई हुकूमत आ जाएगी, तो उसके पास भी इतना वक्त होगा कि वो कर सकेगी। सो अब मतलब प्रोटेक्शन हमको पूरी मिल चुकी है, डिफ़ॉल्ट के खिलाफ इंश्योरेंस हमारा पूरा हो चुका है, इस हुकूमत ने ये काम कर दिया। अब हमको जाके अगली हुकूमत को भी अपना काम करना होगा, IMF के प्रोग्राम में जाएंगे और फिर इतनी इस्तेलाहात करनी ज़रूरी है, जो कि मोदी भी कह रहा है, फिच भी कह रहा है, कि जिधर से आपका एक्सपोर्ट बढ़े, आपकी मईशत को ये पैसे जनरेट करने होंगे जो आपने कर्ज लिए हैं, जिसको आप वापस कर सकें। सब अगर एक्सपोर्ट कैसे गिरे, कैसे बढ़े, क्योंकि अभी तो गिर रही है, हमें नजर आया इस माली साल में भी, हालांकि रुपया बहुत ज़्यादा गिर गया। आमतौर पर कहा जाता है रुपये के हवाले से कि जी उसको अगर आप आर्टिफिशियली मेंटेन करेंगे तो फिर हमारी एक्सपोर्ट्स जो है इनकम्पेटिटिव हो जाती है, मगर रुपया बहुत गिरा, उसके बावजूद एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ रही हैं। ये भी कहा जाता है कि हमारे पास इतनी कोई कैपेसिटी भी नहीं है कि हम अपनी आमदनी इतनी ज़्यादा बढ़ा लें कि अपने कर्जों से भी निमट लें, अपना करंट अकाउंट डेफिसिट भी कर्टेल कर लें, तो कैसे बढ़ेगी? देखिए, ये वाली जो बात है सेकंड वाली कि एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है या एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है, ये बात गलत होती है। ये बात में कोई वजन नहीं है। कोई भी कंपनी होती है, उसको ऑर्डर मिल रहे होते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते कैपेसिटी बढ़ा के रखती है। कोई कंपनी पहले से तो नहीं बढ़ा देगी ना कि कैपेसिटी के कल एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो आज मैं 50,000 लूँ, मैं लेके रख लूँगा, तो आहिस्ते आहिस्ते होता रहता है। सो पाकिस्तान को ये मसला नहीं है कि यहाँ पे शॉर्टेज है, ज़ाहिर है कि हम यहाँ से माल भेज सकते हैं। बीच में क्योंकि जब आपने डॉलर 270 का था और आपने 230 का रखा हुआ था तो एक्सपोर्ट कम होना शुरू हुआ। अब ये एक्सपोर्ट को वापस ऑर्डर मिल रहे हैं, आजकल ऑर्डर मिल रहे हैं। आप ये देखें कि लोगों को ऑर्डर मिल रहे हैं, आप बात कर सकते हैं लोगों से, तो इंशाल्लाह ताला चलेगा। लेकिन थोड़े से और मसाइल हैं आपके पास। जब आपने टर्फ के लोन्स भी दिए पिछली हुकूमत ने, तो उस वक्त कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि जिसके तहत बिजली और गैस भी उन कंपनीज़ को फराहम कर सकें जो कंपनी आपके पास आ रही हैं। आपको जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रियाँ हैं, मैन्युफैक्चरिंग बेस है, उसको आपने लोड शेडिंग देनी है। इस वक्त के अंदर भी आज भी मतलब कि गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की भी लोड शेडिंग हो रही है, तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट्स का फर्क पड़ता है। आपने इंपोर्ट रोकी हुई है तो बहुत सारे एक्सपोर्ट्स के अंदर जो इंपोर्ट जाते हैं वो रुके हुए, तो ये आहिस्ते आहिस्ते खुल जाएंगी। जो बड़ी चीज़ थी, जो करना बहुत ज़रूरी था, वो IMF था। अब छोटे छोटे मसले हैं जो सुलझाने पड़ेंगे। जो बड़ी चीज़ थी वो हो गई, मगर आप एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी है, मगर एक बिजनेसमैन भी है। क्या ऐसा एनवायरनमेंट हो कि जिसके लिए आप मजीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हों, ताकि जो इकॉनमी है वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, हमारी आमदनी बढ़ सके, हर सूरत में बढ़ सके, चाहे एक्सपोर्ट्स की सूरत में? क्योंकि हमारी हुकूमतें वक्फन फ़वक्फन गलती करती हैं। पिछली मरतबा जब खान साहब की हुकूमत आई तो 1 साल लगाया था असद उमर ने IMF में जाते हुए। अभी भी आपको पता 8-9 महीने हमने ज़ाया किए। अब अगर ये 8 महीने 9 महीने के अंदर अगर आप इलेक्शन हो जाते हैं, नई हुकूमत आ जाती है, नई हुकूमत आकर IMF का प्रोग्राम कर देती है एक और 3 साल का, तो फिर आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा और पाकिस्तानी भी यहाँ पर सरमायाकारी करेंगे। लेकिन हुकूमत को 2-3 चीज़ें करनी है। देखिए, बिजली की कीमत महंगी होगी, 8 रुपये की रीबेसिंग आ रही है, एनुअल रीबेसिंग, तो बिजली की कीमत महंगी होगी। और ये नहीं कि IMF कह रहा है, चक्कर ये कि हुकूमत की कॉस्ट बढ़ गई है। हुकूमत जो बिजली खरीदती है उसकी कीमत बढ़ गई है 8 रुपये से एनुअल रीबेसिंग के हिसाब से। इसी तरह गैस की कीमत बढ़ गई है हुकूमत की। तो IMF तो यही कह रहा है कि आप नेपरा और ओगरा के लॉस फॉलो करें और आप वो पास ऑन करें जो आपकी कीमत बढ़ गई है। लेकिन आपको यहाँ पे रिफॉर्म्स लेने हैं, प्राइसेस बढ़ाना रिफॉर्म्स नहीं है। आपने निचकारी की बात नहीं की, निचकारी करना जरूरी है आपको। आपके पास जो बिजली के अंदर गैस में नुकसान हो रहे हैं, जो गैस में नुकसान हो रहा है, वो हमने देख लिया कि हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। PIA में नुकसान हो रहा है। अब वज़ीर आज़म साहब ने भी 2-3 दिन पहले कहीं बात की है। ये हुकूमत का काम नहीं है। हमारा काम पुलिस स्टेशन चलाना है, कोर्ट्स चलाना है, ये काम हमारा नहीं है। अगर हम इन चीज़ों को निचकारी में डाल दें तो इकोनॉमी भी एफिशिएंट हो जाएगी, हमें टैक्स कलेक्शन भी आ जाएगा और चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी। अच्छा, मगर जब आप कहते हैं कि अगली हुकूमत आए, वो भी 3 साल के IMF के प्रोग्राम में चली जाए, उसके बाद एक स्टेबिलिटी आएगी, फिर इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पाकिस्तान में सारा हो रहा होगा, मगर दुनिया में हमने जो सक्सेस स्टोरीज देख रहे हैं और पड़ोस में देख रहे हैं, भारत में जिन्होंने 91-92 में जब IMF को खैर बात कहा, उसके बाद एक मुसलसल तरक्की की राह पे हमें नजर आता है। कोविड के दौरान भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा FDI आया है, 600 अरब डॉलर से उनके जो रिजर्व बढ़ गए वो एक्सपोर्टेबल सरप्लस की वजह से नहीं बढ़े, FDI की वजह से बढ़े। मैसिव FDI का इन्फ्लो आया है। हमारे कौन से स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं जो हमें हल करने? देखिए खान साहब, सबसे जो बेसिक बुनियादी मसला है कि हमारी गवर्नेंस कंप्लीटली इनफेक्टिव है। कोई हुकूमत हो, मतलब किसी की भी हुकूमत हो, हमारी गवर्नेंस से कुछ भी नहीं होता। हमसे आप मिसाल के तौर पर देखें कि जो अगर नया वाला सेंसस सही है तो 90 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये सेंसस गलत है, 90 लाख बच्चे तो पैदा नहीं हो रहे, लेकिन 65 लाख बच्चे बहरहाल पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब है हर साल आपको कम से कम 1 लाख क्लासरूम चाहिए, हर साल आपको 1 लाख टीचर्स चाहिए जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आधे बच्चे आपके स्कूल में नहीं जा रहे, 58% बच्चे आपके स्टंटेड और वेस्टेड हैं। मतलब ना आप बच्चों को तालीम दे सकते हैं, ना पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस हुकूमत ने, आप देख लीजिए कि कोई भी हमारी हुकूमत हो, क्या हम टेररिज्म को मात कर सके? नहीं कर सके। हम पॉलिटिकल पोलराइजेशन को मात कर सके? नहीं कर सके। हम कोई काम हुकूमत जो है, मैं सीरियसली आप 20-30 साल में कोई बड़ा मसला उठा ले हमारी हुकूमतों ने सॉल्व नहीं किया हो। तो क्यों, जब तक हुकूमत ही इनफेक्टिव रहेगी, कंप्लीटली इनफेक्टिव रहेगी, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई फॉरेनर पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट नहीं करता है जो दुनिया में कहीं और मुल्क में कर सकता है। हमें जो इन्वेस्टमेंट आती है वो वही आती है
की है जिसको पाकिस्तानियों को बेचना होता है। तो हमको पहले अपने अंदर देखना पड़ेगा कि हम हुकूमत के रूल्स ऑफ बिजनेस चेंज करें। हमने बात की प्राइवेटाइजेशन की, 460 दिन लगते हैं प्राइवेटाइजेशन को, अगर हर चीज क्लॉक वर्क की तरह चले तो कानून ही आपका गलत है। कानून को आसान अभी नया तरीका लेके आए हैं कि जी सिंगल विंडो ऑपरेशन होगा, उस पर एतराज बहुत ज्यादा हो रहा है कि जी प्राइस डिस्कवरी नहीं होगी, मल्टीपल बिडिंग्स नहीं होगी, इस तरीके से आपके सामने तरीका ठीक है? देखिए पूरी दुनिया के अंदर भी निजकारी होती है, 460 दिन का इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता है। मतलब हम ये तो नहीं कह रहे कि आप करप्शन कर लें, खुदा ना खास्ता ना, और लेकिन पाकिस्तान में हर चीज़ पे इल्जाम लगता है। लेकिन आप चीज़ों को आसान तो कर सकते हैं ना, प्राइस डिस्कवरी करनी तो कर लें। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है, इसमें क्या प्राइस डिस्कवरी करनी है मिसाल के तौर पर, लेकिन आप एनवायरमेंट तो अच्छा दे देना। आप जो मिसाल के तौर पर सीपैक के अंदर जो सेकंड फेज सीपैक का और ज़्यादा ज़रूरी सीपैक का फेज था, वो तो चाइनीज़ कंपनीज को इधर लेके आना था, उनसे यहाँ इन्वेस्ट करवाना था। हम वो करवाने में नाकाम रहे। चाइनीज़ कंपनियाँ आज भी वियतनाम जा रही हैं, कंबोडिया जा रही हैं, दीगर ममालिक जा रही हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पाकिस्तान वो एनवायरमेंट नहीं दे रहा है। इसमें कौन सी प्राइस डिस्कवरी है, इसमें कौन से कंपैरिजन? मुआहदे की खबर आते ही मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अपने एक बयान में कहा कि IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आएगा, मगर पाकिस्तान को रेवेन्यू में इजाफे के अलावा मुआशी और इंतजामी इस्लाहात की ज़रूरत होगी। छोटी मुद्दत में मुआशी मुश्किलात का सामना रहेगा। बुलंद शरह सूद के बायस हुकूमती अखराजात और कारोबारी सरमायाकारी बहुत थोड़ी रहेगी। IMF मुआहदे की मंजूरी से सरकारी लिक्विडिटी में मामूली बेहतरी आएगी। IMF मुआहदा दो तरफा और कसीरुल जहती शराकत दारों से कर्ज और मालियाती आनत के हसूल में मददगार साबित होगा। मूडीज़ ने मजीद कहा है कि माली साल 2024 में बैरूनी कर्जों की अदायगी ज़्यादा रहेगी। अब भी गैर यकीनी है कि पाकिस्तान IMF की $3 अरब की मुकम्मल फिनांसिंग हासिल कर सकेगा या नहीं। अक्टूबर 2023 में होने वाले इंतखाबात में टैक्स के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात का इम्तिहान होगा। पाकिस्तान को अगले चंद सालों में अपनी बड़ी मालियाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक लंबे अरसे की बैरूनी फिनांसिंग प्लान की ज़रूरत होगी।